हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी बोर्ड की रिवीजन क्लास 10th की बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। ठीक है, तो इसमें हम 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सैम्पल पेपर को रेफर करके मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के लिए। पूरा वीडियो देखना है और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की हुई है हर क्वेश्चन की कि आपको इसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कैसे करके आना है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपको किसी चैप्टर में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो चैप्टर रिविजन्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं ये वाले सारे वीडियोस चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक। ठीक है, इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से जाकर आप किसी भी चैप्टर की चैप्टर रिविजन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप किसी भी चैप्टर के जाकर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल पढ़ा होगा जिसके अकॉर्डिंगली ये मैं लिख रही हूँ, है ना। ये तो पता ही है आपको सबको। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, जो भी हमें इक्वेशंस गिवन हो हमें यहाँ पर क्या बनाना होता है, राइट हैंड साइड पे 0 बनाना होता है, यानी कि इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ax फिर by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही कर लेते हैं, a प्लस बी एक्स, ठीक है, माइनस a प्लस बी माइनस 3y, ठीक है, माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, राइट। अब यहाँ पर हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 क्या है हमारा, x का कोएफिशिएंट दैट इज़ 2, ठीक है, b1 क्या है हमारा माइनस का 3, ठीक है, और c1 क्या है माइनस का 7। ठीक है, ऐसे ही आपका a2 जो है दैट इज़ a प्लस बी, ठीक है, नहीं यहाँ पर b2 जो है दैट इज़ a प्लस बी माइनस 3, ठीक है, और बाहर भी माइनस आएगा, और c2 जो है वो है माइनस ऑफ 4a प्लस बी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ हैं इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और a और b की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 अपॉन a प्लस बी, ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 4a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और माइनस सारे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब कोई भी 2 सॉल्व कर लीजिए, मैं पहला और ये आखिरी वाला सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सो 2 अपॉन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। आप फर्स्ट और सेकंड को भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 इक्वेशंस बनेंगी तभी a और b की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो 2 इंटू 4a प्लस बी, 7 इंटू a प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज 8a प्लस 2b, 7a प्लस 7b। ठीक है, सो 8a माइनस 7a, 7b माइनस 2b। ठीक है, सो ये आ गया a इज इक्वल्स टू 5b। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, रिलेशन बन गया a और b के बीच में। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट और थर्ड से निकाला। अब मैं चाहे सेकंड और थर्ड को कर सकती हूँ इक्वेट, या फर्स्ट और सेकंड को भी कर सकती हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड को ही कर लेते हैं। 2 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज 2a 2b माइनस 6 3a प्लस 3b। ठीक है, अब यहाँ पर 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3b, ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने सारी जो टर्म्स थी वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई। सो दिस इज माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप चाहे तो 6 को अब उधर लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है 5b है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस 5b माइनस b इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए
ठीक है, बी की वैल्यू -1, सो ए की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए की वैल्यू है -5, ठीक है, एंड बी की वैल्यू है -1, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो ये देखो 217x 131y, तो थोड़ी बड़ी टर्म्स हैं, तो आपने ध्यान से देखना है कि ये देखो जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। ऐसे नंबर्स और ऐसी इक्वेशंस के केस में आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, तो लेट अस से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और लेट अस से ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। आपको एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। याद रखना है ये ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जब इस तरह से हो कि ये x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के साथ सेम हो और यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो x की कोफिशिएंट के साथ सेम हो, तभी ऐसा ट्रिक जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो एडिंग 1 and 2, ठीक है, तो ऐड करेंगे 217 प्लस 131, तो हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी 348x, ठीक है। 131 प्लस 217 फिर से 348y इज इक्वल टू 913 प्लस 827, ये हो जाएगा 1740। अब यहाँ से मैं 348 कॉमन ले सकती हूँ, x प्लस वाई हो जाएगा 1740, ठीक है। और x प्लस वाई 348 को इधर ले आए, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 5, ये हमेशा डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक और इक्वेशन जनरेट हो गई, यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, 217 में से 131x गए तो ये होंगे 86x, ठीक है। 131 में से 217y गए 86y, 913 माइनस 827 ये भी 86 ही होंगे, ठीक है। सो 86 मैंने ले लेना है कॉमन, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 86, तो 86 और 86 कैंसिल हो गए, मतलब आमने सामने कट गए। सो ये आ गया आपका 1, या फिर आप कह सकते हैं कि 86 को मैं इधर ले आई, 86 डिवाइड बाई 86 b क्या होता है 1 ही होता है। सो दिस इज़ आवर फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास फिर से न्यू इक्वेशंस हैं, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये देखो एलिमिनेशन मेथड लगाया, y और y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 6, x आ गया 3। अब आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। आई एम गोइंग टू पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो y आ गया 2, ठीक है। सो y 2 एंड x 3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542 लीविंग रिमाइंडर ऑफ 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 3 नंबर्स हमें गिवन है और 3 रिमाइंडर्स हमें गिवन है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, ठीक है। सो 398 में से रिमाइंडर कितना है 7, सो माइनस करेंगे 391 आ गया। दूसरा नंबर है हमारे पास 436, इसमें से 11 माइनस करेंगे सो विल गेट 425 एंड द लास्ट वन इज 542, रिमाइंडर कितना है 15, ठीक है। सो दिस इज 527, ठीक है। सो 3 न्यू नंबर्स आ गए और हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, यानी कि इसका क्या निकालना है HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर को ब्रेक करते हैं 391, ये अब 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, आप चेक करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 2 पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये सीधा डायरेक्टली आपके 17 पे जाएगा, उससे पहले किसी भी नंबर पे नहीं जाएगा। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं। सो 17 2 ज़ा 34, ठीक है। 5 बचा 51, सो 23, सो 23 पे चला जाएगा 1। सो 391 को हमने ब्रेक किया 17 इंटू 23। द नेक्स्ट नंबर इज़ 425, देखने से पता चल रहा है कि ये 5 के टेबल पे चला जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर से 5 पे जा सकता है, 5 1 ज़ा 5 7, ठीक है। 17 ज़ा 85 होता है ना, 17 1 ज़ा। देन
425 को हमने ब्रेक किया 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। एंड लास्ट नंबर इज 527, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा सीधा 17 के टेबल पे, तो 17 3 ज़ा 51, ठीक है, और 31 पे जाएगा, ठीक है। 31 1 ज़ा 31, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। तो 527 को ब्रेक किया हमने 17 इंटू 31, ठीक है। तो HCF क्या आ जाएगा, तो सब में देखो कॉमन क्या है, सिर्फ 17 कॉमन है ना, बाकी नंबर्स तो कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा HCF जो है वो दैट इज 17, यानी कि 17 इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इंटीजर, ठीक है, जो इन तीनों को डिवाइड करेगा लीविंग दीज रिमाइंडर्स। ओके जी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू से about the prime factorization of the denominators of the following rationales। तो यहाँ पर नंबर देखो कैसा है, 36.12345, ठीक है। तो नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, एक तो ये ख़त्म होने वाला डेसिमल है, ठीक है। तो जो नंबर है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसने पूछा है ऐसे केस में, ऐसे नंबर्स के केस में इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। सो इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो किस फॉर्म का होगा, 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n, तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो इसका डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to power m and 5 raised to power n, ठीक है, जहाँ पर m और n जो हैं these are non negative integers, ठीक है। इसको लाइन बनाकर आपने लिखना है जैसे मैंने अभी बोला है। सो हम लिखेंगे 36.1235, 36.1235 is a terminating decimal, so its denominator is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers, ठीक है। The next one is 36.5678 और उसके ऊपर बार है। बार का मतलब होता है कि वो रिपीटिंग है ना। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और दूसरी बात है रिपीटिंग है, क्योंकि उसके ऊपर बार लगी हुई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, सो इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है, हैज़ फैक्टर्स अदर दैन 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 के अलावा भी इसके अंदर इसके जो डिनोमिनेटर में हैं फैक्टर्स हो सकते हैं। सो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कभी कभी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। The sum of first 17 terms of an AP is 187, ठीक है। तो S17 जो हमें गिवन है क्वेश्चन में that is 187, और हमें A17 यानी कि 17th टर्म जो गिवन है वो है -13। हमें इसमें से A यानी कि फर्स्ट टर्म और D यानी कि कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो A और D को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब 17th टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 16d, ठीक है, ये आपको पता है। सो a प्लस 16d की वैल्यू जो है दैट इज़ -13, इसको रख लेते हैं, काम आएगी। अब चलते हैं हम अपने सम वाले फॉर्मूले पे। अब यहाँ पर गिवन है कि सम ऑफ 17 टर्म्स जो है वो 187 है। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सो ये सम का फॉर्मूला है। तो हमें गिवन है S17, ठीक है। तो S17 को हम यहाँ पे रख लेते हैं, n हो गया 17, ठीक है, 2a प्लस n की वैल्यू 17 है, ठीक है, d इज इक्वल ये हो गया, ठीक है। अब S17 की वैल्यू 187 गिवन है इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस 16d, ठीक है। एक और स्टेप सिंप्लीफाई हो सकता है ये, 17/2, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ गया a प्लस 8d, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 187। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 187 इज इक्वल टू 17 इंटू a प्लस 8d, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 187 जो है वो 17 से कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, a प्लस 8d, ठीक है।
सो a प्लस 8d इज इक्वल टू, ये कैसे कैंसिल होगा, 17 मान से 17 और 11 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी बन गई एक इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, a और d की वैल्यू आ जाएगी। सो a प्लस 8d यहाँ पर लिख रही हूँ इज इक्वल टू 11। अब हमें साइंस चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि a दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो साइंस में कर दूंगी चेंज, a और a कैंसिल, 16 माइनस 8 कितना हो गया 8d, माइनस 13 माइनस 11 तो ये हो गया माइनस का 24। सो d की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ठीक है, सो d की वैल्यू आ गई -3। आप किसी भी में भी पुट कर दीजिए, a की वैल्यू भी आ जाएगी। सो मैं ये इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर देती हूँ। ठीक है, 8 इंटू -3 इज इक्वल टू 11, देन a माइनस 24 इज इक्वल टू 11, तो 11 प्लस 24, सो देयरफॉर a की वैल्यू जो आ रही है दिस इज 35। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 35 और d इज इक्वल टू -3। अगर ये 2 मार्क्स में पूछा गया तो 1 मार्क होगा आपका ईच पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ठीक है, तो ये आपको AP गिवन है 17, 14, 11 एंड सो ऑन -40। तो जब भी आ जाए कोई ऐसी टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, ठीक है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब भी आ जाए एंड ऑफ द AP करना है तो आपको यही लगाना है फॉर्मूला। इसमें हम अगर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू है 17, यानी कि पहली टर्म 17 है। d के आ जाएगा कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -3। ठीक है, और हमारी इसमें लास्ट टर्म क्या आ जाएगी माइनस की 40। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं और n क्या है इसमें 5। ठीक है, क्योंकि 5th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। पुट करो सारी वैल्यूज़, l की वैल्यू है -40, n की वैल्यू है 5। ठीक है, और d की वैल्यू है -3। ठीक है, सो पुट करेंगे वैल्यूज़, करने के बाद सिंप्लीफाई करो। ठीक है, दिस इज़ 4 एंड -3। ठीक है, -40 माइनस और ये हो जाएगा -12। सो -40 प्लस 12, ठीक है, दिस इज -28। सो -28 इज द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, इफ़ A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके वर्टिसेस हमें ऑलरेडी गिवन है। सो A के वर्टिसेस हैं 5, -1, B के हैं -3, -2 और C के हैं -1, 8। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। ठीक है, अब यहाँ से A से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। दिस इज AD जो है वो एक मीडियन है। ठीक है, और इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यानी कि हमें जो AD मीडियन है उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, बट उसके लिए तो D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, है ना। AD की लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, बट उसके लिए D के कोऑर्डिनेट्स पता होने ज़रूरी हैं। अभी मैंने बोला कि ये जो AD है दिस इज़ अ मीडियन, तो लाइन किस पे लाई कर रहा है, ये B और C पे। तो B और C के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो D क्या है इसका मीडियन है, मतलब बीच में आता है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे D के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, सो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। लेट D के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y है। ठीक है, सो लेट मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, सो पुट करो वैल्यूज़, -3, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज -4/2 एंड दिस इज 6/2। सो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके यहाँ पर -2, 3। ठीक है, ये आ गए आपके D के कोऑर्डिनेट्स। अब D के कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं, आप AD की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5, -1 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2, 3।
AD की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। आप किसी को भी x1 x2 y1 y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 माइनस माइनस टू माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 + 2 7 हो गया, 7 का होल स्क्वायर हो गया 49, -1 माइनस 3 -4 का होल स्क्वायर हमारा 16। ठीक है, सो 49 प्लस हमारा 16 दैट विल बी 65, √65 यूनिट्स। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A। ठीक है, √65 यूनिट्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। ठीक है, तो इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स हैं 2, -3 और हमारा जो दूसरा पॉइंट है 5, 6। ठीक है, तो इस तरह से लाइन है, तो ये हमारा B पॉइंट है आपका 5, 6। ठीक है, और जो A पॉइंट है वो है हमारा 2, -3। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, किस रेशो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। तो लेटर से ये पॉइंट हमारा C है। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? एक्स एक्सिस पे है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, सो इट्स y कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेट AB भी द लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और C जो है वो किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, वही हमें इनको निकाल कर बताना है, और साथ में बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि C के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम रेशो सपोज करेंगे। सो ऐसे केसेस में हमेशा रेशो क्या सपोज करनी होती है? K/1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख रही हूँ, तो CX, Y इज़ इक्वल टू, तो सेक्शन फॉर्मूला लिखने का मैंने आपको आसान तरीका बताया ही हुआ है ऑलरेडी। नहीं पता है किसी को तो ये शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, सो M1x2 M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, M1y2 M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ पर x1 x2 क्या है वो यहाँ से देख लीजिए। ये है x1 y1, ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y, ठीक है, और ये हमारा है x2 और ये हमारा y2, और जो K/1 है दिस इज़ M1 एंड दिस इज़ M2। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ आपके पास है, पुट कर दीजिए। सो CX, 0 हो गया। ठीक है, सो M1 इंटू x2 यानी कि K इंटू 5। ठीक है, M2 क्या है आपका 1 इंटू x1 दैट इज़ 2, M1 प्लस M2 K प्लस 1, M1 दैट इज़ K हो गया इंटू 6, ठीक है, प्लस 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई K प्लस 1। सो ये x, 0 हो गया इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, 5K प्लस 2 K प्लस 1, ये हो गया 6K माइनस 3 डिवाइडेड बाई K प्लस 1। ठीक है, अब इसको इसके साथ x के साथ इक्वेट करो। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और 0 को इसके साथ। ठीक है, तो इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो 5K प्लस 2 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, और दूसरी तरफ 6K माइनस 3 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो 6K माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 6K इज इक्वल टू 3, तो दिस इज़ K आ गया 1/2। ठीक है, सो यानी कि K की वैल्यू है 1/2 रेशो 1। ठीक है, तो इसको अगर हम ठीक से करके लिखें, सो दिस इज़ 1/2। ठीक है, सो कौन सी रेशो हो गई जिसमें एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया लाइन सेगमेंट को? दिस इज़ 1/2। अब जो 1/2 वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपका x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ 5 इंटू 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 1।
ठीक है, इज इक्वल टू x। बाकी काम यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। सो 5/2 + 2, 1/2 + 1, ठीक है। सो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ इक्वल टू 3। यानी कि जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,0 थे, यानी कि आ जाएंगे 3,0, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इट द सरफेस एरिया ऑफ 2 सफेयर्स, ठीक है। तो सरफेस एरिया 2 सफेयर्स का, तो मान लेते हैं एक सफेयर ये है और एक सफेयर ये है, ठीक है। तो S1 सफेयर है और ये S2 सफेयर है, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ अ सफेयर होता क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सफेयर होता है 4πr²। अब यहाँ पर 2 सफेयर्स हैं तो इनके रेडियस पे अलग अलग होंगे। लेट अस से इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या बन गया? 4πr², R1² और इसका बन गया 4πr2²। यही हो गया ना, ठीक है। अब इसकी रेशो हमें गिवन है 4:9, यानी कि S1/S2, ठीक है। उसके सरफेस एरिया की जो रेशो है वो हमें गिवन है 4:9, ठीक है। तो 4/9 हो गया, 4π कट गया। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास R1² डिवाइडेड बाई R2² इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखें R1/R2 का होल स्क्वायर तो भी ठीक है, 4/9। सो R1/R2 इज इक्वल टू √4/9। सो R1/R2 की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। बट हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। तो इनके वॉल्यूम्स की रेशो हमें निकालनी है, ठीक है। सो ये हो गए थे इनके सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें इनके वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज़ 4/3πr³, यही होता है। इसका R1 था तो R1³ हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr², ठीक है, R2³ है ना, यही हो जाएगा। तो इनके वॉल्यूम्स की रेशो हमें निकालनी है, यानी कि V1/V2 की रेशो हमें निकालनी है। सो 4/3πr1³, ठीक है, R1³ 4/3πr2³, ठीक है। ये 4/3 पाई कट गया, R1³ डिवाइडेड बाई R2³, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब, और R1/R2 की वैल्यू मैंने निकाल दी है, दैट इज़ 2/3। इसका क्यूब कर दो, दैट इज़ 8/27। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि इनकी वॉल्यूम्स की जो रेशो है दैट इज़ 8:27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ सॉलिड सफेयर ऑफ रेडियस R, ठीक है। तो एक सॉलिड सफेयर है, रेडियस R है उसका, ठीक है। इसको मेल्ट करके कास्ट किया गया है इन द शेप ऑफ अ सॉलिड कोन, ठीक है। इसको मेल्ट किया गया, ठीक है, रिकास्ट किया गया है इसकी शेप ऑफ कोन में। तो ये मैंने बना दिया कोन ऑफ हाइट R। इसकी जो हाइट है वो क्या है? R है, ठीक है। हमें इसका रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, राइट। अब जब मेल्ट करके हम किसी शेप को दूसरी शेप में चेंज करते हैं तो उनके वॉल्यूम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो सफेयर है दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सफेयर क्या होता है? 4/3πr³, ठीक है। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम, और लेट हम कर लेते हैं रेडियस ऑफ कोन इज R1, ठीक है। रेडियस हमने इसका मान लिया है R1, राइट। ये तो हाइट R है ना, और रेडियस हमें निकालना था तो R1 मान लिया। अब ये वॉल्यूम ऑफ सफेयर वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3πr²H, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। वैल्यूज पुट करो, ठीक है। यहाँ पर R1 रेडियस है तो R1 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल सामने सामने, 4r³ इज इक्वल टू R1², और हाइट की वैल्यू जो है वो क्या है? R है, क्योंकि हाइट ऑफ कोन हमें गिवन था ना, हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। सो ये आ गया R के इक्वल, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर है 4r³
क्यूब, इस आर को इसके नीचे ले आते हैं, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। एक आर से कट गया, सो दिस इज 4R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, सो R1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4R स्क्वायर। ठीक है, सो R1 इज इक्वल्स टू 2R, यानी कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 2R। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 17 कार्ड्स हैं यहाँ पर 1 से लेके 17 तक। इसको बॉक्स में रखा गया है और मिक्स करा गया है थोरोली। एक पर्सन को बोला गया कार्ड फ्रॉम द बॉक्स चूज़ करो। ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, 1 से लेके, ठीक है, टिल 17 तक कार्ड्स पड़े हैं। ठीक है, हर बार कोई पर्सन जो है वो कार्ड ड्रॉ करता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है वो कार्ड पे ऑड है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम है। तो सबसे पहला केस जब हम सॉल्व कर रहे हैं ऑड नंबर्स का 1 से लेके 17 तक, तो क्या क्या ऑड नंबर्स है लिख लेते हैं। सो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, यही सारे प्राइम ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी। कितने आउटकम्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 17 है। ठीक है, सो 9/17 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर। ऐसे ही अब इवन नंबर्स का भी निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए प्राइम देखते हैं। प्राइम क्या होते हैं नंबर्स। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। सो 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम, 7, देन 11, देन 13 और 17। ठीक है, यही सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, सो कितने हैं, 3, 3, 6 और 7। ठीक है, तो 7/17। ठीक है, राइट। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ द क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। ठीक है, उसमें से ये जो 3 पत्ते हैं वो इन्होंने रिमूव कर दिए, यानी कि किंग, के वाला पत्ता, क्यू वाला पत्ता और जे वाला जो पत्ता है क्लब्स का, वो इन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 पत्ते रिमूव कर दिए तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने रह गए। ठीक है, दैट इज 52 - 3 49। पहली बात तो ये होगी टोटल आउटकम्स हमने निकाल लिए क्योंकि 3 पत्ते तो रिमूव ही कर दिए। 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फिर एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया। क्या प्रोबेबिलिटी कि किंग आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर टोटल किंग्स 52 कार्ड्स में होते कितने हैं। 52 कार्ड्स में टोटल किंग्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, है ना। पर जो क्लब का जो किंग है वो तो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, किंग ऑफ क्लब इज रिमूव्ड। ठीक है, सो द रिमेनिंग जो किंग्स हैं वो कितने बच गए, रिमेनिंग किंग्स बच गए हमारे पास 3 ओनली। ठीक है, 3 किंग्स बच गए। 3 किंग्स में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग आएगा, यही है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, और टोटल आउटकम्स क्या हो गए, 49। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। सो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 49। ठीक है, सो 3/49 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम पॉलिनोमियल को ठीक से करके लिखते हैं। सो px इज इक्वल टू a + 1x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a + 3x, ठीक है, प्लस 3a + 4। ठीक है, उसने कहा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो -1 है, यानी कि इसका जो s है वो क्या है, -1। सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है -1 है। हमें इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो कैलकुलेट करना है ना। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्मूलेज अच्छी तरह से पता है। क्या पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। अभी b/a क्या है, b/a ये है कि हमारी ये जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, यानी कि x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a है, x का कॉफिशिएंट जो है वो b है। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉलिनोमियल से पहले a b c की वैल्यूज़ निकालो, तो a की वैल्यू आ जाएगी a + 1,
यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। बी की वैल्यू आ जाएगी 2a + 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3a + 4, ठीक है। सो चलिए सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सम की वैल्यू हमें -1 की बने, माइनस ऑफ बी यानी कि -2a + 3, ए की वैल्यू है a + 1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इधर ले जाते हैं। सो a + 1 नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a + 3, ठीक है। सो a - 2a 3 - 1, दिस इज -a, दिस इज इक्वल टू 2। सो a की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, यही होता है फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें कैलकुलेट करना है। C क्या है आपका 3a + 4, A क्या है आपका a + 1, A की वैल्यू आपको पता है, आप डालिए यहाँ पर 3 × -2 + 4, दैट इज़ -2 + 1, ठीक है। दिस इज़ -2 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक ज़ीरो पॉलिनॉमियल की 7 टाइम्स अदर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। सो ये हमें पॉलिनॉमियल गिवन है, सो हम px लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3x² - 8x + 2k + 1, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है। उसने कहा कि एक ज़ीरो 7 टाइम्स है अदर ज़ीरो के, ठीक है। तो लेट पहले मान लेते हैं कि इसकी 2 ज़ीरोज़ है, सो अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं इसकी 2 क्या है, ज़ीरोज़ है, ठीक है। अब एक ज़ीरो 7 टाइम्स द अदर है, ठीक है। तो लेट एक को अल्फ़ा ही मान लेते हैं, ठीक है। सो बीटा जो है वो क्या है आपका 7 अल्फ़ा, यही है ना, यही बोला इसने। अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा ही है और बीटा जो है वो क्या है 7 टाइम्स द अदर कौन सी है, अल्फ़ा है। सो हम यहाँ से लिख देते हैं कि बीटा जो है वो 7 अल्फ़ा के इक्वल है, राइट। अब यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं इस पॉलिनॉमियल से। सो a की वैल्यू है 3, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। b की वैल्यू है -8, ठीक है, और c की वैल्यू है आपके पास 2k + 1। अब लगाएंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, प्लस करेंगे -b यानी कि -8/3, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू हम डाल सकते हैं 7 अल्फ़ा, ठीक है, वो डाल दी मैंने, दिस इज़ 8/3। 8 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8/3, 8 कैंसिल हो गया, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया, ठीक है, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया C/A, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। C क्या है आपका 2k + 1 / 3, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दीजिए और बीटा की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 7 × 1/3 दैट इज़ 7/3, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करो, 1/3 × 7/3 इज इक्वल्स टू 2k + 1 / 3, राइट। 3 से एक 3 कट गया, सो यहाँ पर सिर्फ बचा 7/3 इज इक्वल्स टू 2k + 1। 1 को इधर ले आइए, 7/3 - 1 इज इक्वल्स टू 2k, ठीक है। सो एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। सो दिस इज 7 - 3 / 3, ये हो गया 4/3 इज इक्वल्स टू 2k, ठीक है। इस 2 को इधर ले आइए, 4/3 × 2 इज इक्वल्स टू k, ठीक है। सो ये हो गया 2/3। सो k की वैल्यू आ गई 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस question.